हेलो एवरीवन। हेलो डियर। फटाफट से आओ डियर। अपना यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो प्रीलिम एलिजिबिलिटी का मॉक टेस्ट लेकर चल रहे थे, एक मॉक टेस्ट हो गया था। आज अपन लोग सेकेंड मॉक टेस्ट लेकर चलेंगे। ठीक है डियर। सो गाइज कम फास्ट एंड लेट्स स्टार्ट आवर टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन, 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? ऑप्शन: लॉर्ड डलहौजी, कैप्टन वेस्ट, थॉमस रो, विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका को विभक्त करता है, यानी भारत और श्रीलंका को डिवाइड करने वाली जो बॉर्डर है यानी सीमा है वो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, कच्छ की खाड़ी, पाक जलमरुद और खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी किस राज्य में है? नंदा देवी जो पर्वत श्रृंखला है वो किस राज्य में? उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट लूनी, भोगवा, सिंधु, रावी। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व, 240 ईसा पूर्व। जल्दी से कमेंट करो। विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट जापान, चीन, अमेरिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संसद बुलाने का अधिकार रखती है? ऑप्शन फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपाध्यक्ष और लास्ट इज राष्ट्रपति। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन फर्स्ट छोटे और बड़े उद्योगों का सह स्वामित्व, कृषि और उद्योग का सह स्वामित्व, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, घरेलू और विदेशी उद्यमों का सह अस्तित्व। बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया? जल्दी से टिक करो, जल्दी से रिप्लाई करो। गाइज अगर सच में पीईटी की तैयारी कर रहे हो तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर जल्दी से रिप्लाई करो, फिर अपन लोग आंसर सीरीज की ओर बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भाई कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में पढ़ लो। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत में अपनी सभी निजी संपत्ति को ब्रिटिश शासन को दे दिया। इसे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रखा गया। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में फिर से नामित किया। इस प्रावधान के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित किया। गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियाँ दी गईं। इसने एक व्यावसायिक निकाय के रूप में यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया। एक शुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गया। विशेष रूप से कंपनी ने चीन और सुदूर पूर्व के अन्य हिस्सों के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया। इस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया। पहला क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका को विभक्त करता है? यानी मतलब जो भारत और श्रीलंका के बीच का जो बॉर्डर है यानी जो सीमा है वो कौन सी है? मैकमोहन रेखा बिल्कुल नहीं हो सकती है। कच्छ की खाड़ी ये भी नहीं हो सकती है। पाक जलमरुद यही बनेगी। देखो श्रीलंका और मालदीव भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत और श्रीलंका को पाक जलमरुद से अलग किया जाता है। जो पाक जलमरुद सीमा है वही भारत और श्रीलंका को अलग करेगी। यह तमिलनाडु भारत और जाफना जिला श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक जलमरुद दक्षिण की ओर से घिरा है। पवन द्वीप,
एडम, राम ब्रिज, मन्नार की खाड़ी, मन्नार द्वीप, श्रीलंका। स्टेट का नाम मद्रास के पूर्व गवर्नर रॉबर्ट पार्क के नाम पर रखा गया था। जो रॉबर्ट पार्क थे उनके नाम पर रखा गया था। ठीक है, ये पूरा मैप रहा, इसमें मैप में देख लो। ये रही श्रीलंका। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, जो रेड क्लिफ बॉर्डर है यानी सीमा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। और जबकि मैकमोन जो रेखा है, मैकमोन जो रेखा है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोन भारत और चीन के बीच हो गए। इंडो चाइना भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा। कच्छ की खाड़ी अरब सागर का एक झनलेट है, यानी कच्छ की जो खाड़ी है वो अरब सागर का एक झनलेट है जो कच्छ के रण और पश्चिम मध्य भारत के काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच फैली हुई है। खंगात की खाड़ी, खंगात की खाड़ी अरब सागर पर एक खाड़ी है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा ना इतना। यानी जो भारत और श्रीलंका को विभक्त करने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, पाक जलडमरू में जो मैकमोन रेखा होती है, मैकमोन रेखा जो होती है वो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। और रेड क्लिफ जो होती है भारत और पाकिस्तान को के बीच की सीमा रेखा होती है। कच्छ की खाड़ी अरब सागर की एक जानलेट है, जबकि खंगात की खाड़ी अरब सागर की एक खाड़ी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंदा देवी किस राज्य में? भाई नंदा देवी पर्वत किस राज्य में? उत्तराखंड में। कहाँ पर है जी? उत्तराखंड में। देखो उत्तराखंड, नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी जो नंदा देवी है पर्वत भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है, जबकि भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है। भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है और जबकि दुनिया की 23वीं। कंचनजंगा देश की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा जो चोटी है देश की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी चोटी भारतीय राज्य उत्तरांचल राज्य में हिमालय श्रृंखला में स्थित है। उत्तरांचल राज्य के हिमालय श्रृंखला में स्थित, जबकि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में है। नंदा देवी पर्वत के आसपास का एक क्षेत्र है जिसे नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देखो, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी शिला किन्नौर जिले में 7025 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के पहाड़ी भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। सिंधु और सतलज नदियों के पहाड़ी इलाके को पंजाब कहा जाता है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करोह है। कौन सी है? करोह है। ये चोटी पंचकुला में मोरनी पहाड़ियों के पास है। इसकी ऊंचाई 4133 यानी 4133 फुट है। आई होप इतने पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा लूनी नदी हो नहीं सकती, भोगवा नदी हो नहीं सकती, सिंधु भी नहीं हो सकती। कौन सी थी? रावी नदी। कौन सी थी जी? रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 ईस्वी में की गई थी। 1921 ईस्वी में की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की को सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब प्रांत में हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। शहर रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? रावी नदी, ना कि सिंधु नदी। जो सिंधु नदी के एक बाएं किनारे की सहायक है। जो रावी नदी है ना वो सिंधु नदी की बाएं किनारे की एक सहायक नदी है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी के तट पर और उसके आसपास स्थित होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। यह समकालीन पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से हैं। दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में लगभग 2500 ईसा पूर्व में फला फूला है। यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कौन सी? रावी नदी। नेक्स्ट, सिंधु नदी के बारे में पढ़ना है, पढ़ो जल्दी से। सिंधु
सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप में भारत गंगा के मैदान की मुख्य नदियों में से एक है। यह भारतीय राज्य यानी जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान से होकर अरब सागर में बहती है। मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्र में तिब्बती पठार में उद्रम नदी भारत के लद्दाख क्षेत्र से गिलगित बलूचिस्तान की ओर बहती है। फिर दक्षिण दिशा में बहती हुई बंदरगाह शहर कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। लूनी नदी के बारे में देखो। लूनी नदी उत्तर भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। जो उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली श्रेणी की पुष्कर घाटी से निकलती है। यानी अरावली श्रेणी की पुष्कर घाटी से निकलती है। यह थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से होकर गुजरती है। यह 495 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात में कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। यह सिंचाई जल के एक आवश्यक स्रोत के रूप में कार्य करती है। लूनी एक प्रमुख पश्चिम प्रभाव वाली नदी है जो राजस्थान के अजमेर ज़िले में 772 मीटर की ऊंचाई पर नागा पहाड़ियों की पश्चिमी ढलानों से निकलती है। भोगवा नदी भारत में गुजरात की एक नदी है। जो भोगवा नदी है भारत में गुजरात की एक नदी है। यह साबरमती नदी की प्रमुख दाहिनी सहायक नदी है। साबरमती नदी की प्रमुख दाहिनी सहायक नदी है। सुरेंद्रनगर शहर भोगवा के किनारे स्थित है। जो सुरेंद्रनगर शहर है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सुरेंद्रनगर शहर भोगवा नदी के किनारे स्थित धौली ध्वजा बांध इसी नदी पर स्थित है। कौन सी? भोगवा नदी पर। क्लियर हुआ ना डियर? फटाफट से आओ डियर, अपना मॉक टेस्ट चल रहा है, जल्दी से आंसर रिप्लाई करो। और आंसर कैसे रिप्लाई करना है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन हो ABCD क्वेश्चन नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद उसके ऑप्शन डालेंगे, तभी रिप्लाई करेंगे। गॉट इट है? और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोगों की जैसी भी तैयारी चल रही है यूपी SSC PET की मॉक टेस्ट लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना डियर? सो प्लीज़ सपोर्ट गाइज। एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व? फटाफट से आंसर दो, जल्दी से, क्विक। 261 ईसा पूर्व। ठीक, देखो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में नरसंहार द्वारा राजा को स्थानांतरित कर दिया गया था और इसलिए सांस्कृतिक विजय की नीति के पक्ष में भौतिक आधिपत्य की नीति को छोड़ दिया था। दूसरे शब्दों में भेरी घोष का स्थान धम्मघोष ने ले लिया था। अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन करता है। और भाई अशोक के बारे में पढ़ लो। अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व में, यानी उसका शासनकाल रहा। ये सबसे बड़ा मौर्य शासक था। पहले तक्षशिला और उज्जैन का राज्यपाल था। उनका शासन चरम दक्षिण की ओर को छोड़कर पूरे उपमहाद्वीप तक विस्तृत था। इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर, नेपाल की घाटियाँ भी शामिल थीं। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद सिंहासन को प्राप्त किया था। उत्तरी यानी अपने खुद के यानी बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने अपने यानी खुद के 99 भाइयों की हत्या करने के बाद सिंहासन को प्राप्त किया था। कितना खतरनाक होगा यार। और सबसे कम उम्र के तीसा को बख्शा दिया था। अशोक ने 269 ईसा पूर्व में औपचारिक रूप से स्वयं का राज्याभिषेक किया था। अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। काफ़ी ऊंचा उठ गया था, यानी अच्छा खासा नाम हो गया था। पहली बार पूरे उपमहाद्वीप चरम दक्षिण को छोड़कर शाही नियंत्रण के अधीन था। उन्होंने उपगुप्त के अधीन बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को मूल पीपल के पेड़ छोटे पौधे के साथ बौद्ध धर्म में
बौद्ध धर्म मिशनरियों के रूप में सिलोन भेजा। उन्होंने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष से बोध गया जाकर धम्म यात्रा का उद्घाटन किया, धम्म महामंत्रों को भी नियुक्ति की। यहाँ पर एक चीज़ और जानकारी मिलती है, जो अशोक के बेटे का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा था। इसने क्या किया था, बौद्ध मिशनरियों के रूप में सिलोन भेज दिया था अपने दोनों पुत्रों को, बेटा और बेटियों को। इतना क्लियर हुआ ना डियर? आगे बढ़ो जल्दी से फटाफट। विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अरे भैया चमगादड़ है। कौन है चमगादड़? मतलब चाइना। देखो 2020 में चीन 1 अरब टन से अधिक स्टील का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया। 2019 में कुल विश्व कच्चे इस्पात का उत्पादन 1869.9 मिलियन टन यानी मीट्रिक टन था। सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश वर्तमान में चीन है, जिसका 2019 में विश्व इस्पात उत्पादन का 53.3% है। कच्चा इस्पात उद्योग पैदा करता है ब्लूम ब्लेड्स, स्लैब्स तथा प्लेटें। जो यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से रेल संरचनात्मक तत्वों, बार, सीट या तारों में परिवर्तित हो जाते हैं। लौह अयस्क आधारित इस्पात निर्माण दुनिया में कच्चे इस्पात के उत्पादन के 2/3 से अधिक के लिए जिम्मेदार है। चीन का भैया देख लो पूरा बायोडाटा। कच्चे इस्पात का उत्पादन चीन का देखो 996.3 मिलियन मीट्रिक टन। जापान का फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे जापान और थर्ड नंबर पे अमेरिका। जापान का 99.3 मिलियन मीट्रिक टन और जबकि अमेरिका का 87.9 मिलियन मीट्रिक टन। सबसे बड़ा उत्पादन कौन होगा? चाइना या चमगादड़। आगे देखो जल्दी से। निम्नलिखित में से किसे संसद बुलाने का अधिकार होता है? संसद कौन बुला सकता है भैया? सबसे बड़ा राष्ट्रपति के अलावा और कोई है तो कौन बुलाएगा भाई? राष्ट्रपति। संसद बुलाने का अधिकार किसको है भाई? राष्ट्रपति देखो किस ऑप्शन में रखा? ऑप्शन डी। इसमें देखो समन का मतलब होता है बुलाना। समन इंग्लिश में इसको सम्मन ही बोला जाता है, जो कोर्ट द्वारा आदेश कर देता है। जो कोर्ट द्वारा जब आदेश हो जाता है किसी के खिलाफ कुछ भी होता है ना, जब थाने में आता है, थाने के आने के बाद उस जो क्रिमिनल होता है उसके प्रति कोई भी वार्तालाप हुई हो, कोई भी एक्शन हुआ, केस हुआ हो, तो सबसे पहले सम्मन ही दिए जाते हैं। ठीक, सम्मन का मतलब होता है बुलाना। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। ये और है, 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। आमतौर पर एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। आमतौर पर एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और देखो लोकसभा अध्यक्ष निम्न सदन की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष निम्न सदन की बैठक की अध्यक्षता भी कर सकता है। राज्यसभा जो होता है अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष यानी उच्च सदन की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जो राज्यसभा होते हैं वो उपाध्यक्ष उच्च सदन की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जबकि लोकसभा जो होता है अध्यक्ष यानी निम्न सदन की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। क्लियर हुआ ना इतना? जल्दी से आगे बढ़ो। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था तो भाई जाहिर सी बात है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व को लेकर चलेगी जो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था कुछ मुक्त बाजार तत्वों समाजवादी तत्वों के साथ संगठित अर्थव्यवस्था है जो शुद्ध पूंजीवाद और शुद्ध समाजवाद के बीच कहीं एक निरंतरता पर स्थित है। यह एक प्रकार की अर्थव्यवस्था को संदर्भित करती है जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सह अस्तित्व में। मिश्रित अर्थव्यवस्था आमतौर पर उत्पादन के अधिकांश साधनों पर निजी स्वामित्व और नियंत्रण, लेकिन अक्सर सरकारी विनियमन के तहत बनाए रखती है।
मिश्रित अर्थव्यवस्था उन चुनिंदा उद्योगों का समाजीकरण करती है जिन्हें आवश्यक समझा जाता है, जो सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के साथ काम करता है, लेकिन सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। मिश्रित आर्थिक प्रणाली निजी क्षेत्र को लाभ प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है, लेकिन व्यवसाय को नियंत्रित करती है और उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है जो एक सार्वजनिक वस्तु प्रदान करते हैं। यानी भारत एक कैसी व्यवस्था है, इकोनॉमी भारत की कैसी इकोनॉमी, मिश्रित इकोनॉमी है। वास्तव में सभी ज्ञात ऐतिहासिक और आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं की निरंतरता पर कहीं ना कहीं गिरती हैं। क्लियर हुआ ना इतना डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष स्थापित किया था? भाई कब किया था बाबर ने? 1526 देखना ज़रा। सही है, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था लेकिन कुछ पता था इसके बारे में। कौन सा होगा? 1526 यानी बाबर का शासन ही क्या रहा 1526 से 1530 ईस्वी तक। उन्होंने खुद को बादशाह घोषित किया था। जो बाबर था उन कितना हाईटेक पर्सन था, खुद को मतलब अब बादशाह घोषित कर लिया। ये 1526 में भारत के मुगल साम्राज्य के संस्थापक बने। मुगल साम्राज्य के संस्थापक 1526 में भारत के मुगल शासक का संस्थापक कौन बना? बाबर। उन्होंने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में लोधी को हराया था। 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, लोधी को हराया था। इस तरह मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जो पानीपत का द्वितीय और तृतीय युद्ध हुए वे किस सन में हुए और किन के विरुद्ध हुए? फटाफट से कमेंट करो जल्दी से। नेक्स्ट, बाबरनामा, जिसे तुजक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। तुजक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। उसके द्वारा लिखी गई बाबर की जीवनी थी। जो बाबर ने अपनी एक जीवनी लिखी थी उसे तुजक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। कंड के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ो। बाबर भारत में पहला मुगल शासक था। बाबर का जन्म 483 में फरागना उज्बेकिस्तान में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। उन्होंने तुजुक ए बाबरी यानी बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक, इतना ही यार, बहुत काफ़ी हो जाएगा। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ज़रूरी नहीं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी को टारगेट करके चल रहा है। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेंगी इनके बारे, इन क्वेश्चनों के बारे में बहुत हो जाएंगे यार। किसी का भी एग्ज़ाम दोगे ना उसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। आगे बढ़ो जल्दी से, फटाफट से अपना क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चीन किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? रूस, अफगानिस्तान, मंगोलिया, बुल्गारिया। अरे भैया बुल्गारिया होगा, टिक करो जल्दी से, बुल्गारिया। चीन बुल्गारिया के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ये क्लियर है। क्यों नहीं करता है? उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैप मेरे पास अभी है नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। वैसे ही क्लास अभी बहुत बड़ी हो गई, सिर्फ हम क्वेश्चन को टारगेट करके चलना है। फिर भी जैसा पॉइंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब करेंगे। चीन आधिकारिक तौर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में जाना जाता है। पीपुल्स पब्लिक ऑफ चाइना के रूप में जाना जाता है। पूर्वी एशिया का एक देश है। जो चीन है वो पूर्वी एशिया का एक देश है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी 1.4 मिलियन है। यह लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। चीन 14 संप्रमुख देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं उसमें देश? पहला देखो, पहला देश अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तर कोरिया, रूस, तजाकिस्तान और वियतनाम। ये हैं 14 संप्रभु देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यानी अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तर कोरिया, रूस, तजाकिस्तान और वियतनाम। ये चीज़ याद रखना। ठीक है डियर, क्लियर हो गए ना सारे के सारे क्वेश्चन? जिसका जितना स्कोर हुआ होगा इस टेस्ट सीरीज में, प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट करें। और आप लोगों के लिए कल के लिए एक क्वेश्चन रहेगा, जो 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तो वो चीज़ यानी जो पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध,
ये किन किन लोगों के बीच में हुआ, उनका डेट मेंशन करना कमेंट में, ठीक है। तो बस टेस्ट सीरीज ख़त्म, आज का टेस्ट क्लियर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, अपना ही चैनल है। और सच में जो सीरियस स्टूडेंट जो पीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मॉक टेस्ट चलते ही रहेंगे इसमें। तुम लोगों की जितनी भी तैयारी कहीं से भी की है तो वो बूस्ट करेंगे, अपन लोग सीधा मॉक ही करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे वाली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।